आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। हमारी आज की पेशकश में हम बात करेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स की। कॉरपोरेट बॉन्ड्स को नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी कहा जाता है और म्यूचुअल फंड मैनेजर इन दिनों एक खास एडवाइस भी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम्स के अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सिक्योर है। तो क्या है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स और क्या है इसके फीचर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड फंड कितने सिक्योर हैं, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, कंपनी सेक्रेटरी विनीत सहाय और फिनेंस और लीगल एक्सपर्ट कुमार अनिकेत। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम जी। की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे डॉक्टर रवि आपसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स क्या है। देखिए, सबसे सिंपल डेफिनेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को समझने की इससे है कि कोई भी कंपनी, जो जैसे हम शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो क्या ऑप्शन अपनाती है और उसी को कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रिलेट किया जाता है। सबसे पहले कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है, वो ये करते हैं कि वो अपने शेयर को लिस्ट करा करके या फिर शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। और तीसरा जो तरीका आता है वो आता है कि वो अपने बॉन्ड को रिलीज कर सकते हैं, यानी कि उस कंपनी के बॉन्ड रिलीज करके और उससे पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि 3 तरीके से कंपनियां पैसा इकट्ठा करती हैं। पहला है कि शेयर मार्केट के थ्रू इकट्ठा करती हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वहां पर उनको इक्विटी शेयर अपना देना पड़ेगा, यानी कि आपका वहां पर जो मैनेजमेंट का जितना हिस्सा होता है उसमें से आप अपने शेयर को देते हैं। दूसरी तरफ है, जब आप लोन लेते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि लोन लेने के बाद आपको एक सही समय पर आपको अपनी ईएमआई देनी है। प्लस अगर आपका कुछ डिफॉल्ट होता है, कंपनी परफॉर्मेंस अगर खराब हो सकती है तो आप ईएमआई नहीं दे पाते, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कंपनियां अपने बॉन्ड को रिलीज करती हैं। अब बॉन्ड का मतलब सिंपल होता है कि आप सपोज करिए किसी कंपनी ने 1000 रुपए का बॉन्ड रिलीज किया और उसका टेन्योर, जो मिनिमम टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, मैक्सिमम टेन्योर 10 साल का भी होता है। 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड बॉन्ड और एक होता है क्लोज एंडेड बॉन्ड। ओपन एंडेड बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, क्लोज एंडेड बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब सपोज करिए कि हम एक तरीके से ये कर रहे हो कि हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी ने 1000 रुपए का बॉन्ड निकाला। अब 5 साल तक अगर आप उस बॉन्ड को आप वैल्यू रखते हैं तो आपको कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती है। वो 6% इंटरेस्ट हो सकता है, 7% इंटरेस्ट हो सकता है, 10% इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड की ट्रेडिंग शुरू होती है। अब जो मेजर हिस्सा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड को कई फंड हाउसेस, बैंक मैनेज करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ के दिग्गज बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। ये क्या करते हैं कि पब्लिक का पैसा, चूंकि हर पब्लिक जाके बॉन्ड खरीद नहीं सकती डायरेक्टली, तो वो कोशिश करते हैं एक बॉन्ड का एक फंड बनाते हैं और उस फंड को की एक मैच्योरिटी वैल्यू रखते हैं। सपोज जैसे मैं एसबीआई फंड की बात करता हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, उसका टोटल वैल्यू जो है वो 25,000 करोड़ रुपए है। तो 25,000 करोड़ रुपए किसका है? ये पब्लिक का है और पब्लिक ये पैसा एसबीआई को देगी। एसबीआई उस पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसे का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा 5 साल बाद या 10 साल बाद, जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल बनाई है, वो जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी। जनरली बॉन्ड सेफ थोड़े से होते हैं और साथ में ये एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसलिए लोगों को ये अट्रैक्शन होता है और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप इस डिटेल को और अच्छे से समझेंगे। जी विनीत जी, मेरा सवाल अब आपसे है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड्स आपका क्या पोर्टफोलियो है और आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप इक्विटी में कर सकते हैं, अगर बहुत ही कम है तो आप बैंक में कर सकते हैं, और अगर इन बिटवीन अगर चाहते हैं कि ना आपको बैंक जैसा एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए और इक्विटी से कम रिस्क चाहिए तो आप इस फंड में जा सकते हैं। जी, कोई लोअर लिमिट तो होता है, डिपेंड करता है कि रिस्क एपेटाइट से सीधा आप कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है। इट इज़ योर पर्सनल डिसीजन, आपका अपना डिसीजन है कि आपने कितना पैसा लगाना है, आपको क्या रिटर्न देख रहे हैं।
और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इसमें इन्वेस्ट कंपनी कर सकती है, इंडिविजुअल कर सकता है, और कोई भी जो लोग इक्विटी ले सकते हैं, जो लोग एफडी कर सकते हैं, सेम लोग बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है जी। मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो जैसे एक आम आदमी जैसे हम लोग हैं, अगर हम बॉन्ड की तरफ सोचते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि हम बैंक की एफडी कर लें, या फिर हम अपना पैसा जो है वो किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल लें, या फिर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ डालें। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। जैसे आप एसआईपी करते हैं इक्विटी मार्केट में, या फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसी तरीके से आप कॉर्पोरेट बॉन्ड, जैसे मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया, एसबीआई का आप कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें 500 रुपए से मिनिमम आप एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि आप एक महीने में 500 रुपए रखिए, अगले महीने 500 रुपए डालिए, आप हर एक महीने आप 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एसआईपी में नहीं जाते और लमसम के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम वहां पर 5000 रुपए से आप लमसम भी निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और तो आप बहुत सिंपल तरीके से, जैसे आप इक्विटी में निवेश करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, एफडी में करते हैं, सोने में करते हैं, उसी तरीके से आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। जी। अनिकेत जी, आप तो लीगल एक्सपर्ट भी हैं। जैसे अगर एक कॉमन मैन इन्वेस्टमेंट की सोचता है, उसका नज़रिया प्रॉफिट होता है, सीधा सीधा प्रॉफिट के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो लीगली क्या क्या टर्म्स रहती हैं? देखिए, कॉमन आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है ना, तो उसका क्या होता है कि सबसे पहले उसकी जो समस्या होती है कॉमन आदमी की, उसको सेफ्टी चाहिए होता है। सो जो कॉमन आदमी को सबसे आसान क्या समझ में आता है, वो पोस्ट ऑफिस चला जाता है, पोस्ट ऑफिस से वो ले लेता है इन्वेस्टमेंट। वो बैंक में चला गया, अपना जहाँ बैंक अकाउंट है वहाँ मैनेजर से बात की, उसने कहा यार एफडी खरीद ले, एफडी ले लिया। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। अब कारपोरेट बॉन्ड फंड अब कर उसी बैंक का म्यूचुअल फंड है, या बैंक वाले भी आजकल जो है अदर प्रोडक्ट्स बेचने पे जोर दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप एक काम करो, आपको सेफ्टी भी चाहिए, आप इक्विटी में नहीं जाना चाहते हो तो आप एक काम करो, ये बॉन्ड फंड है, म्यूचुअल फंड है, सो इसमें लगा दो। अब म्यूचुअल फंड को आप कैसे समझाओगे? आप समझो कि आपने सपोज दैट आलू प्याज ही खरीदना है, आप मार्केट में जाते हो, खरीद के लाते हो। सो जरूरी नहीं है आपको सबको पहचानने आता हूँ। कितनी बार आप ज़्यादा पैसा दे के खराब चीज़ खरीद लाते हो, किस पे क्या रिटर्न आएगा आप नहीं जानते हो, आप सिंपल आदमी हो। तो आप क्या करते हो कि एक्सपर्ट आदमी, एक आदमी कहता है कि भाई 10 लोग मिलके अपना मुझे दे दो पैसा, सबकी खरीदारी करके ले आऊंगा और 10 रुपए में से 1 रुपए मैं रख लूंगा जी। या 50 पैसे। तो वैसे ही यहाँ पे एक सेबी से अपॉइंटेड म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है, वो कहता है यार तुम लोग जो खुद इन्वेस्ट करोगे उसकी जगह बॉन्ड में सिक्योर इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू करो। हमारा जो बंदा बैठा है वो क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, हमारा यूनिट उसको रिप्रेजेंट करेगा। और चूंकि हम एक्सपर्ट हैं तो जाहिर है हम अच्छी चीज़ पहचान के सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि भाई अगर आप आलू प्याज ही खरीदने गए, आप 1 किलो आधा किलो खरीदोगे, रेट कुछ और है। आप कहते हो मैं 50 किलो खरीदूंगा, बोरा खरीदूंगा, तो रेट कुछ और है। सो अगर कोई 10,000 और 5,000 लेकर गया है तो कंपनी उससे कैसे ट्रीट करेगी? उसने मान लो 1000 करोड़ का एक निकाला है या 100 करोड़ का ही अगर निकाला है फंड, तो वो क्या करती है कि अगर कोई एक ही साथ गया कि भाई मेरे पास ना 500 करोड़ है जी, तो वो जो रेट्स नेगोशिएट कर सकती है, चीज़ें कर सकती है, वो फार मोर बेटर है। सो जो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट बैठे हैं, तो ये जो है कॉमन आदमी के लिए म्यूचुअल फंड, दैट इज वाई कॉमन आदमी जो है ना, बजाय शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के, बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना पसंद करता है। जी। डॉक्टर रवि, अब जैसे शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं आप, तो दिवाली के आसपास बड़ा क्रेज़ रहता है शेयर मार्केट को लेकर, और कॉरपोरेट बॉन्ड फंड और शेयर मार्केट, आप इन दोनों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं तो लगभग कॉर्पोरेट बॉन्ड को देखें या इक्विटी मार्केट को देखें, जो आम इन्वेस्टर है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप दोनों को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं। क्लाइंटों को जब सजेस्ट करते हैं तो उस पर कोशिश करते हैं कि उनको समझा पाएं। जैसे कि आप इक्विटी मार्केट पर निवेश करते हैं, आजकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे भी बॉन्ड हैं जो कि रेटिंग के हिसाब से, जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनी की रेटिंग की जाती है, AAA, AA, B रेटिंग, ये रेटिंग एजेंसीज रेटिंग करती हैं। तो जो बॉन्ड सेफ माने जाते हैं वो AAA की रेटिंग के बॉन्ड सेफ माने जाते हैं। तो उन बॉन्ड्स की अगर डिटेल आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर कट मिलेगा कि उनमें 70% पैसा जो है वो बॉन्ड में निवेश किया जाता है, 10%, 8% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट पे निवेश किया जाता है, या फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट डेट में निवेश किया जाता है। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो इटसेल्फ, अगर आप किसी
फंड हाउसेस का कॉर्पोरेट बॉन्ड आप लेते हैं, किसी फंड हाउसेस से आप जाके हेल्प लेंगे तो वो आपको क्लियर कट बताएंगे कि आप ये कॉर्पोरेट बॉन्ड लीजिए। और इस बॉन्ड में आप अगर इस बारे में नहीं भी जाना चाहते तो आजकल गूगल है आपके पास, आप गूगल में सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड डालिए। आप जैसे मैंने एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला, आप एसबीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड डालिए, उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि वो अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं और किस बॉन्ड में उन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लगाया है, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाया है, डेट में लगाया है, वो डिटेल भी वहाँ पर दिखाई देती, तब आप उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट बॉन्ड ऐसे भी हैं जो कि अपना पैसा जो है वो इक्विटी में भी लगाते हैं। तो अगर आप इक्विटी से सोच रहे हैं कि आपका इक्विटी में निवेश ना हो तो आप उस तरीके के बॉन्ड को सेलेक्ट करिए जिनका निवेश इक्विटी मार्केट में नहीं होता, वो सिर्फ बॉन्ड और डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ में करते हैं। कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जो कि अपना पैसा जो है वो इक्विटी की तरफ लगाते हैं, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के भी स्टॉक्स को शामिल करते हैं, तो आप उस तरीकों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक हेल्प जरूर लीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से भी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें भी हम यही कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने की कि आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी समझिए, उसको रीड करिए और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाइए। और एक जो मुद्दा हम जिसको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिवाली का समय फिर टैक्स का समय आ जाएगा, जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप लेते हैं 5 साल से ज़्यादा के निवेश करते हैं उनमें सीधा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसके बारे में शायद आप आगे बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको निवेश अगर करना है तो आप इसको भी, आप इस एवेन्यू को आप छोड़ नहीं सकते और इसको भी आपको आपके पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करना चाहिए। जी, विनय जी कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप बेहतर जानकारी दे सकते हैं। लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हो कोई, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन सा पोर्टफोलियो बन सकता है? देखिए, पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म्स हैं और शॉर्ट टर्म इस तरह से होगा कि आपका क्या कितना अवेयरनेस है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आप लॉन्ग टर्म में अगर सारा का सारा लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट कि वो एडवाइजेबल है। आपको एक सबसे पहला चीज़, आपका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और आप मिक्स में कीजिए। आप कुछ लॉन्ग टर्म्स में लीजिए, कुछ शॉर्ट टर्म में लीजिए और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म्स के लिए जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत सूटेबल है, क्योंकि इन्होंने बताया 5 ईयर से ज़्यादा अगर है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और आपका टैक्स जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके इन्वेस्टमेंट को टेक केयर करने के लिए। दूसरा चीज़ है कि अगर आपने लंबे समय के लिए लेना है तो आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि आप वो लंबे समय में क्या रिटर्न दे रहे हैं और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें। कुछ खास प्रोडक्ट्स की बात करें तो कोई प्रोडक्ट्स तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स का नाम तो कंपनी का नाम लेना उचित नहीं है यहाँ वो पे। तो आप रेटिंग्स देख के, रेटिंग्स जैसा बनाया है, रेटिंग्स बहुत ही महत्व रखता है। AAA रेटिंग है, अगर आपका रिस्क एपिटाइट अगर कम है तो आप AAA पे करें। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, आप देखिए रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, इक्विटी बेस्ड फंड है, आप उसमें भी कर सकते हैं। जी, रेटिंग्स कैसे होती है? रेटिंग्स का पूरा एक अपना एजेंसी होती है, बहुत स्पेशलाइज एजेंसी होती है, बहुत रेप्यूटेड एजेंसीज करती है। वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है कि आप पिछले लंबे अवधि में 5 साल 10 साल में आपका क्या कॉर्पोरेट बिहेवियर रहा है, आपने कितने लोन लिया और कितना टाइमली उसको रिपे किया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आपका की अर्निंग क्या थी, आपने उस लोन को लेने के लिए कोई दूसरा लोन से तो आप पे नहीं कर रहे हैं, आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं आप अपने लिए हुए लोन के अमाउंट से और कितना रिटर्न दे रहे हैं। ये सारा चीज़ को फैक्टर करके एजेंसी उसको रेट करती है और उनकी रेटिंग्स को हम फॉलो करते हैं। रेटिंग को मैं अगर आप मुझे समय दे तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी जी, देखिए, रेटिंग आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जैसे मैं सिंपल आपको कहता हूँ कि आप कहीं घूमने का ट्रैवल का प्रोग्राम बना रहे हैं और आप ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, होटल बुक करने से पहले उसकी रेटिंग देखते हैं। वो रेटिंग किस बेसिस पे होती है? वो रेटिंग उनकी सर्विसेज के बेसिस पे होती है, उनके जो वहाँ पर कमेंट होते हैं उसके बेसिस पे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये 3 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। तो आपको महसूस होता है कि जो सुविधा आपको चाहिए वो वहाँ पर मिल पाएगी। तो जब बॉन्ड की रेटिंग की हम बात करते हैं, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको हमारे दर्शक इस चीज़ को समझ सकें। तो आप जब
रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, इसी चीज को फाइनेंशियल नंबर्स तक जाती हैं, यानी कि उस कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी ने पीछे जो पूरे के पूरे फंडामेंटल डेटा हैं जिसमें कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को कैसे मेंटेन किया है, उनके सेल्स रेशियो कितने रहे हैं और उनका एबिटा कितना चल रहा है, मार्जिन कितना चल रहा है, ईपीएस कितना दिया है उन्होंने और आरओसी कितना रहा है, ये सारे फैक्टर के बाद ये देखा जाता है कि कंपनी उस मैनेजमेंट जो कंपनी की ग्रोथ है वो किस बेसिस पे और कितना करेगी, उसके हिसाब से रेटिंग एजेंसी जैसे S&P की हम बात करें वो रेटिंग एजेंसीज देती हैं, तो वो लोग रेटिंग करते हैं और उसके बाद इस रेटिंग का फायदा ये होता है कि आपको जैसे आपने AAA का बोला तो वो टॉप AAA रेटिंग आती है। अब टॉप AAA रेटिंग का फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर को, जो बाहर के इन्वेस्टर है, जो FIIs है, बिकॉज हर आदमी रिसर्च नहीं कर सकता उस कंपनी के बारे में, तो रेटिंग एजेंसीज इस चीज का काम करती हैं, वो सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद उसका एक रेटिंग अलॉट करती हैं, जिसके बेसिस पे FIIs से लेकर के सारे इन्वेस्टर उस रेटिंग को देखते हैं और फिर निवेश की रणनीति बनाते हैं कि उनका पैसा कितना सेफ है और उनको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अनिकेत जी, तो कहा जाए कि जब आप कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेटिंग पहले होनी चाहिए। आप फिनेंस एक्सपर्ट हैं, हम चाहेंगे आप अपनी ज़रूर राय दें इस पर। नॉर्मली जो कॉमन आदमी की आप बात कर रहे हो, तो कॉमन आदमी के लिए तो ये है कि वो रेटिंग देख के इन्वेस्ट करे कि कहाँ पे कितनी सेफ्टी है जी। बिकॉज जो रिस्क और रिटर्न है, आप जितना रिस्क लोगे रिटर्न उतना कम रिटर्न उतना ज़्यादा होगा, तो आपको देखना पड़ता है कितना रिटर्न मिल रहा है। और अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में नॉर्मली वही इन्वेस्टर जाते हैं जो सेफ्टी चाहते हैं, तो सेफ्टी जो है आपको AAA वाले में ज़्यादा है, AA वाले में थोड़ी कम है, निगेटिव रेटिंग वाले मिलेंगे उसमें ज़्यादा होगा। और ऐसा नहीं है, बैंड मैनेजर ऐसे भी हुए हैं पहले हिस्ट्री में जिन्होंने रेटिंग के पूरे कंसेप्ट को ही हिला दिया है, बट फिलहाल अपने यहाँ कोई ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ गाय कॉल्ड माइकल, एक बंदा था माइकल मिल्केन, उसने जंक बॉन्ड का कंसेप्ट लाया था जो ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता था, क्योंकि जो रेटिंग का सारा कंसेप्ट है वो है क्या कि आप पीछे का डेटा देखते हो, आज क्या स्थिति है, बिकॉज बैलेंस शीट क्या दिखाता है कि जो पीछे हो चुका, बैलेंस शीट जब बनता है तो कम से कम 5-6 महीना कितने इयर्स का डाटा, 3 साल 4 साल ये देखते हैं, 5 साल देखते हैं, तो पीछे का डेटा है। तो वो जो था माइकल विंग का कंसेप्ट था कि हिस्ट्री भूल जाओ, अभी क्या गुंजाइश है और पोटेंशियल है, उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया। एंड जंक बॉन्ड जो है, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट देखोगे तो उन्होंने पूरा मार्केट रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। जो M&As के बड़े चीजें हैं वो सारे जंक बॉन्ड से फंड हुए, बट माइकल मिल्किन के बाद या बाकी बहुत कम लोग ऐसा कर पाए, क्योंकि उसके लिए उतना कंपनी के अंदर घुस के समझना पड़ता है कि कौन सी कंपनी जिसकी रेटिंग खराब होने के बावजूद ग्रो करने की गुंजाइश। जी। तो हमें रेटिंग से बेसिकली किस बेस पे होती है, क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या फैक्ट्स होते हैं? रेटिंग में जो जैसा इन्होंने रवि जी ने कहा, रेटिंग में आप क्या देखते हो, कंपनी का पिछले आप 4-5 साल का बैलेंस शीट ले लेते हो, नंबर देखते हो कि भाई ये कंपनी पैसे लेती है कहाँ, कितना खर्चा करती है और कितने पैसे बचते हैं प्रॉफिट, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। अगर कोई घोड़ा रेस में बार बार जीत रहा है तो जाहिर है कि ठीक ठाक होगा, अगली बार जीतने के चांसेस हैं। सेकंड चीज है कि वो मैनेजमेंट देखते हैं कि ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट ठीक है, ये पैसे ठीक से मैनेज करते आए हैं, मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका अपना जो अभी लोन ले रखा है, अगर मार्केट से लोन ले रखा है या किसी और, उसको टाइमली रीपे कर रहे हैं। बॉन्ड की रेटिंग में ये सारी चीजें भी, जैसे इन्होंने बताया, फैक्टर इन होता है कि वो किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आप बार बार, जैसे ये आजकल काफी सारे लोन के बड़े, विजय माल्या हुआ, ये हुआ, ये सब क्या थे, रिवॉल्विंग लोन थे। आपको लोन दे दिया, वो लोन बार बार जो है ना, वो दोबारा आपने नया लोन लिया, पिछला रिपे किया जी, फिर आपने लोन किसी और पर्पस से लिया, यूज किसी और पर्पस के लिए कर लिया, तो वो सारी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। लोन जो अब जब आप बॉन्ड लाते हो तो उस समय पूरा बताते हो कि हम ये जो लोन ले रहे हैं किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड रेज कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ये ले रहे हो, या जो ये है, तो ये क्या है कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, कर्जा लिया। और डिवेंचर में सेबी की रिक्वायरमेंट है, एक डिवेंचर ट्रस्टी होता है जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है, जिसका काम है कि जिन लोगों ने, जो लोग पैसा पब्लिक डाल रही है, वो पब्लिक का प्रोटेक्शन। तो सेबी बैठा है, सेबी का काम है ये देखना कि जो कॉमन आदमी पैसा लगा रहा है उसके प्रोटेक्शन का क्या रास्ता है। तो वो डिवेंचर में ट्रस्टी का रेगुलेशन है। सेबी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस देखते समय 10 चीजें चेक करके लाइसेंस देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो कंपनी का वो पूरा चेक होता है जी, डेटा की का। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि रेटिंग तो फिक्स नहीं हो सकती कभी,
बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस है। कहीं भी कुछ भी रीजन हो सकता है उसकी चेंज हो जाए, तो ऐसे में फिर सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है? आप जो इन्वेस्टर है, जो रेटिंग कर रहे हैं वो परफॉर्म, मैंने क्या कहा, वो क्या देखते हैं, कंपनी की करंट मैनेजमेंट नहीं कौन आज अच्छी है रेटिंग, चलिए कुछ समय बाद कुछ ऐसे एक मैनेजमेंट चेंज का भी बड़ा इशू रहता है, बहुत फ्लक्चुएशन होती है, उससे ही हमने देखा है, पढ़ते हैं हम, तो वो फिर उसमें सिक्योरिटी कितनी रहती है अगर मैनेजमेंट चेंज होता है कंपनी पे, उसकी रेटिंग थोड़ी चेंज अगर होती है तो? देखो कंपनी जो है, आप जब AAA और ये सब की बात कर रहे हो तो कंपनीज एक इंस्टीट्यूशंस की तरह है, उनके भीतर लोग मौजूद हैं, सिस्टम्स मौजूद हैं। सो अगर नया मैनेजमेंट भी आता है तो उसको सिस्टम चेंज करते करते टाइम लगता है। सो AAA ये है कि भाई ये कंपनी, वो केवल बैलेंस शीट और मैनेजमेंट नहीं देखते, वो देखते हैं इस कंपनी में सिस्टम प्रोसेस कैसे हैं, क्या बना हुआ है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, कितना कंप्लायंस है, क्या है। आपको एक, अगर मान लो आपने कोई कंपनी ली, उसमें 3000 लोग काम कर रहे हैं, सो मैनेजमेंट 10-12 लोग बदल जाने से वो 3000 नहीं बदलते, कल्चर बदलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो रेटिंग में रखती आती हैं, और रेटिंग का मतलब ही ट्रस्ट है। बट मैंने क्या कहा, ट्रस्ट हिस्टोरिकल डेटा पे, पीछे के डेटा पे, आगे का कोई फ्यूचर नहीं, किसी ने नहीं देख रखा। हो सकता है जी AAA कंपनी है वो डूब जाए रातों रात, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। कोई आप मान लो आप रिटेल की दुकान चला रहे हो, रिटेल की दुकान चला रहे हो, कोरोना आ गया, 2 साल मार्केट बंद हो गया, आपके पास है ही नहीं, कंपनी खत्म हो गई, तो वो तो रिस्क रहेगा। जी जी, तो जीरो रिस्क नहीं है। और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसको थोड़ा सा एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही सिंपल उसमें समझाइए। देखिए डिवेंचर क्या हो गया कि आपने पब्लिक से लोन लिया, ठीक है, तो शेयर की तरह उसके हिस्से कर दिया आपने कि भाई मुझे 1000 रुपए चाहिए, 10-10 रुपए 100 लोग देंगे जी, तो डिवेंचर हो गया। अब आपने उसको नाम दे दिया डिवेंचर, जैसे इक्विटी का सर्टिफिकेट होता है डिवेंचर सर्टिफिकेट आ गया। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब है कि 2 तरह के होते हैं, एक कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। सो कन्वर्टिबल जो होता है वो क्या होता है कि डिवेंचर के जो होल्डर्स हैं उनको पार्शियली या फुल्ली ऑफर मिलता है, आधा या पूरा, कि आप चाहो तो अपने लोन को, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो आप इसको शेयर में कन्वर्ट करा लो, ठीक है। एक कंपल्सरीली कन्वर्टिबल भी होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके तो लोन का अमाउंट कन्वर्ट हो ही जाएगा, जी जी, ठीक है। एक होता है कि ऑप्शनली है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि चाहो तो कहो कि मैं कन्वर्ट कर दूं, नहीं तो कहो मेरे पैसे वापस कर दो। नॉन कन्वर्टिबल में क्या है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये प्योर लोन है, कर्जा लिया है आपने, आप इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जी जी, ठीक है। अब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के लिए, मान लो आपकी कंपनी है, सो एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद आप टैक्स कटता है, टैक्स पेड इनकम से जो आप बांटते हो वो डिविडेंड है। डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को तभी मिलता है जब प्रॉफिट हो गया हो, यानी खर्चा जो है, आमदनी जो है खर्चे से ज्यादा हो। मगर डिबेंचर क्या है कि इसमें एक रेट फिक्स हो गया, कर्जा है, इंटरेस्ट, आप कमाओ ना कमाओ आपको इसको पैसा देना होगा अगर आपके पास है। सो वो जो है आपका जो डिबेंचर का कूपन रेट है वो इंटरेस्ट है, सो वो पे होगा। तो कंपनी के लिए क्या है कि जब वो टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट जोड़ता है तो उसमें डिबेंचर वाला पैसा कट जाता है, तो हम लोग इसको बिलो लाइन अबव लाइन कहते हैं। ओके। तो कंपनी अगर डिबेंचर के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा कमा रही है तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिलेगा, उनकी वैल्यू होगी। मगर अगर कंपनी लॉस में है सो फिर वो जो डिबेंचर है कंपनी साइड से नुकसानदेह, जी, ठीक है। तो ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होगा, इसको बदले शेयर नहीं मिलेगा, पैसे के बदले में पैसा ही मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।